बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज गुमराह कहानी के साथ आपकी होस्ट दुआ वाइज आपकी खिदमत में हाजिर है। शैतान गुमराह इंसान की जिस्म और रूह दोनों पर काबूज हो जाता है, मगर नूरानी ताकतों के सामने तागूती ताकतें बेबस हो जाती हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है, नूरानी और तागूती ताकतों की जबरदस्त आराई, जहन से महू ना होने वाली कहानी। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि हमारे चैनल दुआ वाइज को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। तो आइए कहानी का आगाज करते हैं। दानिश ने तेज रफ्तारी से बाइक दौड़ाते हुए वन व्हीलिंग का मुजाहरा किया तो मैंने इसे अकब से मजबूती से दबोचते हुए कोसा। दानिश के बच्चे, तो खुद भी मरोगे और मुझे भी साथ में मरवाओगे। यार, शादी की नहीं तो बच्चे कहाँ से आ गए? वो हंसा और अगला पहिया सड़क से लगाते हुए जक से अंदाज में बाइक चलाने लगा। वो कभी दो गाड़ियों के बीच से आगे निकल जाता तो कभी रास्ता ना पाकर फुटपाथ से होता हुआ अगली गाड़ी को क्रॉस कर जाता। इस दौरान में पीछे बैठा मुसलसल कलमा शहादत का विर्द करता रहा। अल्लाह अल्लाह करके बाइक मेरे घर के दरवाजे पर रुकी तो मेरी जान में जान आई। आओ, अंदर नहीं चलोगे? मैंने बाइक से उतरते हुए कहा। नहीं यार, तुम्हें तो मालूम ही है कि आज यहाँ मेरा आखिरी दिन है, कल से ट्रेनिंग पर जाना है, फिर जब वापसी हुई तो इंशाल्लाह मिलेंगे। इसने बाइक से उतरकर मुझे गले लगाया, फिर आंधी और तूफान की तरह वहां से रवाना हो गया। जबकि मैं डोर बेल बजाने लगा। हम दोनों गहरे दोस्त थे। दानिश के वालिद दानियल अहमद का ताल्लुक आर्मी से था। दानिश इनका अकलौता बेटा था। तालीम मुकम्मल होते ही इसने हसास दायरे में अप्लाई किया और सिलेक्ट हो गया। अब इसे अगले रोज ट्रेनिंग पर जाना था। जबकि मेरा ताल्लुक एक गरीब घराने से था। वालिद एक निजी बैंक में मुलाजिम थे। जरीना मेरी छोटी बहन और मैट्रिक की स्टूडेंट थी, जबकि मैं बाबर समान एक यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तलीम था। दानिश के ट्रेनिंग पर जाने के बाद मेरे मामलात में फर्क आ गया था। अब मैं यूनिवर्सिटी से सीधा घर लौट आता था और फिर नमाज के वक्त ही घर से निकलता था। वैसे भी हमारे घर का माहौल दीनी था। अबू, अम्मी और छोटी बहन हम सभी 5 वक्त के नमाजी थे। मेरे अबू का कहना था, अच्छा इंसान वही है जो किसी के मुश्किल वक्त में काम आए। इनकी नसीहत मैंने ज़हन नशीन कर रखी थी। बाज़ औक़ात ऐसा भी हुआ कि जब मैं और दानिश कहीं जा रहे होते तो सड़क के किनारे कभी नबीना या मशहूर शख्स को देखकर मैं इसे बाइक रोकने को कहता और उतरकर मशहूर शख्स को सड़क पार करवा देता। मेरी इस आदत से दानिश अक्सर औक़ात चिढ़ जाता और कहता, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये आदत तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाए। मुझे क्या मालूम था कि इसकी मजाक में कही हुई बात एक रोज सच साबित होगी। दानिश को ट्रेनिंग पर गए काफी दिन हो चुके थे और मुझे बोरियत सी महसूस हो रही थी। उस रोज यूनिवर्सिटी से छुट्टी के बाद मैं बिला मकसदी बाइक पर मटर गश्त कर रहा था कि एक रहायशी इलाके से गुजरते हुए किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनकर मैंने बाइक रोक दी। आवाज की सिमत देखा तो कुछ फासले पर वाकया इमारत की 3rd फ्लोर की बालकोनी से तकरीबन लटकी हुई एक लड़की पर नजर पड़ी। लड़की के चेहरे पर खौफ व हर्ष के तासरात नुमाया थे। वो यकीनन मुझे मदद के लिए पुकार रही थी। जून का तपता हुआ महीना था। सूरज ऐसे लग रहा था कि जैसे आग बरसा रहा हो। शायद इसीलिए इस गली में मेरे अलावा दूर दूर तक कोई फर्द दिखाई नहीं दे रहा था। गली के आखिरी सिरे पर 2-3 दुकानें भी थी। फासला ज्यादा होने के बाइस शायद लड़की की आवाज वहां तक ना पहुंच पाई थी, इसलिए कोई इस तरफ मुतवज्जा ना हुआ था। मैं बाइक स्टैंड पर लगाकर उतरा ही था कि लड़की के अकब में कमरे का दरवाजा खुला और एक नौजवान जारखाना अंदाज में लड़की पर आ झपटा और लड़की की कलाई थामकर इसे दरवाजे की तरफ घसीटना चाहा। लड़की ने अचानक ही दूसरे हाथ से इसके चेहरे पर थप्पड़ सीध कर दिया। लड़की का थप्पड़ शायद इसके लिए गैर मुतवक्का था।
नौजवान ने इश्तियाल में आकर लड़की के पेट पर लात रसीद कर दी। लड़की जो खुद को छुड़ाने के लिए वैसे ही पीछे की तरफ जोर लगा रही थी, ऐसे में पेट पर पड़ने वाली लात से वो अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सकी और कर्बनाक अंदाज में चीखती हुई थर्ड फ्लोर की बालकोनी से सड़क पर आ गिरी तो लड़की का जिस्म चंद लम्हे तड़पने के बाद साकत हो गया। ये महज चंद लम्हों में हुआ था। बालकोनी में मौजूद नौजवान ने नीचे जाकर लड़की की लाश को देखा। इसकी नजर मुझ पर पड़ी जो साकत ज़दा खड़ा थर्ड फ्लोर की बालकोनी की तरफ देख रहा था। वो बुखलाकर मुड़ा और अक्का में मौजूद दरवाजे में गायब हो गया। मैं खून में लथपथ लड़की की लाश के करीब जा पहुंचा था। इसी असना में 4-5 अफराद भी वहां पर इकट्ठे हो चुके थे। ये गली की नुक्कड़ में मौजूद दुकानों और इसी इमारत से निकले थे। इनमें से एक बड़े मियाँ ने मुझसे पूछा, ये ऊपर से कैसे गिरी? मैंने थर्ड फ्लोर की बालकोनी की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं बाइक पर यहाँ से गुजर रहा था कि चीखों पुकार की आवाज सुनकर रुक गया। ये लड़की थर्ड फ्लोर की बालकोनी में खड़ी मदद के लिए पुकार रही थी। इसी असना में कमरे से एक नौजवान निकला और इसे कलाई से पकड़कर जबरदस्ती अंदर ले जाना चाहा तो लड़की ने इसे थप्पड़ मारा और खुद को छुड़ाने की कोशिश की। नौजवान ने गुस्से में लड़की के पेट पर लात रसीद की और ये बालकोनी से गिर गई। वो फ्लैट तो विकी बाबू का है, बड़े मियाँ ने हरासा लहजे में कहा और तेजी से वहां से निकल गए। मैंने महसूस किया कि विकी का नाम सुनते ही वहां मौजूद अफराद के चेहरे का रंग उड़ गया था। विकी आखिर है कौन? ये लोग इतना घबरा क्यों रहे हैं? मैंने करीब खड़े एक दुबले पतले नौजवान से पूछा। वो बदमाश फितरत इंसान है, इसलिए फ्लैट में अक्सर मशकूक किस्म के लोगों का आना जाना रहता है जिनके पास असला भी होता है। वैसे भी सुनने में आया है कि विकी का बाप बहुत दौलतमंद इंसान है। मेरी मानो तो तुम भी खामोशी से यहाँ से खिसक जाओ। नौजवान ने दबे दबे लहजे में कहते हुए मुझे भी मशवरा दे डाला। कुछ ही देर में वहाँ काफी भीड़ लग चुकी थी। एक पुलिस मोबाइल भी हूटर बजाती हुई वहाँ पहुँच चुकी थी। ये 5 पुलिस एहलकार थे जिनमें से एक अधेड़ उम्र का पुलिस इंस्पेक्टर था। इसके बैच पर मोहम्मद इसाक लिखा था। इंस्पेक्टर इसाक ने वहां मौजूद अफराद को लाश से दूर हटने की ताकीद की और लाश को मुआयना करने के बाद वहां मौजूद अफराद की तरफ मुतवज्जा हुआ। यह हादसा कैसे पेश आया? वहां मौजूद मजमे में से कुछ लोग तो पुलिस को आता देखकर पहले ही वहां से खिसक चुके थे और जो वहां मौजूद थे वो भी नजरें चुराकर इधर उधर देखने लगे। मैं इनकी बेहिस्सी पर दिल ही दिल में सुलगता हुआ आगे बढ़ा। इंस्पेक्टर साहब, इस लड़की को थर्ड फ्लोर की बालकोनी से गिराया गया है। मैंने थर्ड फ्लोर की बालकोनी की तरफ इशारा करते हुए कहा। वहां एक नौजवान इस लड़की से दस्त दराजी कर रहा था। वो इसे जबरदस्ती घसीटकर कमरे में ले जाना चाहता था कि लड़की ने खुद को छुड़ाते हुए इसे थप्पड़ रसीद कर दिया तो नौजवान ने इश्तियाल में आकर इसे लात रसीद की और लड़की थर्ड फ्लोर की बालकोनी से गिर गई। इंस्पेक्टर ने मुझे गौर से देखते हुए पूछा, कौन हो तुम? क्या यहीं रहते हो? सर, मेरा नाम बाबर समान है। बाइक पर यहाँ से गुजरा था कि लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर रुक गया। ये लड़की थर्ड फ्लोर की बालकोनी से मदद के लिए पुकार रही थी। अभी मैं बाइक से उतरा ही था कि अक्का में दरवाजा खुला और एक नौजवान नमूदार हुआ और लड़की पर झपट पड़ा। मैंने तफसील से दोबारा इस हादसे के बारे में इंस्पेक्टर को बताया। कौन रहता है इस फ्लैट में? इंस्पेक्टर ने करीब खड़े एक शख्स से पूछा। साहब, वहाँ विकी बाबू रहते हैं। इंस्पेक्टर ने करीब खड़े एक कांस्टेबल को विकी को बुलाने का हुक्म दिया। सिपाही सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। इसकी वापसी 10 मिनट बाद हुई। इसके साथ एक दुबला पतला नौजवान भी था। साहब, ये फ्लैट तो लॉक है और ये विकी का पड़ोसी है। इसका कहना है कि विकी कल से अपने फ्लैट में आया ही नहीं। इस नौजवान ने अपना तारुफ ज़ाहद के नाम से करवाते हुए वही बात दोहराई जो सिपाही कह चुका था। मैं ज़ाहद खान नामी इस शख्स के सफेद झूठ पर गुस्से से खौल उठा। ऐ मिस्टर, बकवास बंद करो। मैंने खुद अपनी आंखों से इस लड़की को थर्ड फ्लोर की बालकोनी में देखा है और तुम कह रहे हो कल से वो फ्लैट बंद पड़ा है।
तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। मैं इस पर तिहूड़ियां चढ़ाते हुए चढ़ दौड़ा। इससे पहले कि हम दोनों में मजीद तलक कलामी होती, इंस्पेक्टर ने मुदाखलत की। मिस्टर बाबर, हो सकता है कि आपको कोई गलत फहमी हुई हो, और फिर इसे झूठ बोलने की जरूरत भी क्या है? हाँ, मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की? और फिर विकी मेरा रिश्तेदार नहीं, सिर्फ पड़ोसी है, जिससे मेरा कोई खास सलाम दुआ भी नहीं, और फिर वो अपने फ्लैट में कभी कभार ही आता है। इंस्पेक्टर के इल्फाज से ज़ाहद को हौसला मिला तो वो अपनी सफाई पेश करने लगा। हो सकता है लड़की ने खुदकशी की हो, ये राय भी ज़ाहद की ही थी। मैंने इसे गुस्से से घूरते हुए कहा, मुझे तो लगता है तुम भी इसके शरीक जुर्म हो। मिस्टर बाबर, आराम से खड़े रहिए। सच क्या है और झूठ क्या है, ये तफ्तीश में खुद सामने आ जाएगा, इंस्पेक्टर ने दरश्त लहजे में कहा। इस दौरान एम्बुलेंस और मीडिया से वाबस्ता अफराद भी पहुंच चुके थे। लड़की की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। इसी बिल्डिंग के एक रिहायशी से विकी का मोबाइल नंबर मिल गया, जिसे कॉल करके पुलिस स्टेशन बुलवाया गया। मैं इंस्पेक्टर के साथ पुलिस स्टेशन चला गया। कुछ ही देर में वहां विकी भी आ गया। इसे देखते ही मैं पहचान कर चिल्लाया, यही उस लड़की से बालकोनी में दस्त दराजी कर रहा था। बकवास बंद करो, मैं तो कल से फ्लैट में आया ही नहीं। वो उल्टा मुझ पर बिगड़ा तो मैं इसकी मकारी पर दंग रह गया। बहरहाल मेरे असरार और मीडिया की मौजूदगी की वजह से विकी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मेरा ख्याल था कि मेरी गवाही पर विकी को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी कि इसकी वजह से एक मासूम लड़की अपनी जान से चली गई, मगर ये मेरी गलत फहमी थी। ज़ाहद के बयान और फिर उसी बिल्डिंग के एक मकीन सरफराज ने गवाही दी कि इसने खुद इस लड़की को छत से कूदते देखा है। पुलिस तफ्तीश से मालूम हुआ कि लड़की का नाम आयशा था और ताल्लुक गरीब घराने से था। आयशा के वालिद आरिफ आलम दीन थे, जिनका गुज़श्ता बरस इंतकाल हो चुका था। दोनों माँ बेटी आरिफ के इंतकाल के बाद अकेली रहती थी। वकवा वाले रोज आयशा की माँ को बहुत तेज बुखार था। वो माँ की दुआ लेने घर से निकली और फिर वापस जिंदा ना लौटी। अफसोसनाक बात ये थी कि बेटी की मौत की इतला सुनते ही माँ का दिल भी धड़कना भूल गया। अब सवाल ये पैदा होता था कि आयशा इस फ्लैट में कैसे पहुंची। इस सवाल का जवाब किसी के पास न था। बहरहाल विकी को झूठी गवाही की बदौलत पहली ही पेशी में बाइज्जत बरी कर दिया गया। कुछ रोज तो मैं इस वाक़े की वजह से अफसरदा रहा, फिर अपनी मसरूफियत में भूल गया। कुछ रोज बाद जब मैं मामूल के मुताबिक यूनिवर्सिटी से लौट रहा था कि एक बुजुर्ग शख्स ने मुझे रुकने का इशारा किया। मैंने बाइक रोककर बूढ़े की तरफ देखा। बेटा, आगे कुछ दूर मेरा घर है, अगर मुझे वहां तक ले चलो तो तुम्हारी मेहरबानी होगी। मैं काफी देर से खड़ा हूँ। इस दौरान कोई गाड़ी नहीं आई और फिर ये भारी बैग भी है। बूढ़े ने करीब पड़े बैग की तरफ देखते हुए कुछ इस तरह आजिज़ी से कहा कि मैं इनकार न कर सका। और फिर मैं तो वैसे भी इसी रास्ते से जा रहा था। मैंने सोचा इस तरह किसी का भला हो जाए तो क्या हर्ज है। बैग मैंने बूढ़े के कहने पर अपने आगे रख लिया। अच्छा खासा भारी बैग था। बूढ़े के पीछे बैठते मैंने बाइक आगे बढ़ा दी। कुछ दूर मकान के सामने बूढ़े ने मुझे रुकने को कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। बाबा जी, बैग तो लेते जाइए। मैंने बाबा जी को आवाज लगाई, तुम ले आओ बेटा। अब मैं इतना भारी बैग कैसे उठाऊं? और फिर घर पर ताला है, शायद बेटा बहू के साथ ही बाहर गया है। बूढ़े ने कप कपाते हाथों से जेबें टटोलकर चाबी निकालने के बाद ताला खोला और अंदर दाखिल हो गया। मैं इसके इशारे पर बैग उठाए अंदर ही चला गया। ये 120 गज का मकान था। टीवी लॉन्च के सामने 2 कमरे थे। बूढ़े ने मुझे एक कमरे में बैग रखने को कहा। मैं जैसे ही दरवाजा धकेलकर कमरे में दाखिल हुआ, मेरे सर पर गोया क़यामत टूट पड़ी। किसी ने सर के अकबी हिस्से पर किसी ठोस चीज का वार किया। मुझे अपनी खोपड़ी का अकबी हिस्सा चटकता हुआ महसूस हुआ था और कमरे के दरो दीवार निगाहों के सामने घूम गए थे। अगले ही पल मैं होश से महरूम हो चुका था। मुझे दोबारा होश आया तो मैं कमरे के फर्श पर चत पड़ा था। करहाते हुए आंखें खोली तो पांव तले से जमीन सरक गई।
میں خوف دہشت سے لرزتے قدموں سے اٹھا اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے قریب پڑی نوجوان لڑکی کی لاش کی طرف دیکھنے لگا۔ لڑکی کے سینے میں عین دل کے مقام پر خنجر پہ وسط تھا۔ زخم سے اب بھی ہلکا ہلکا خون رس رہا تھا۔ لڑکی کا لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا اور چہرے پر خراشوں کے نشان صاف ظاہر کر رہے تھے کہ اسے قتل کرنے سے پہلے بے آبرو کیا گیا ہے۔ سب سے تشویشناک بات خود میرے لباس پر خون کے دھبے تھے جو یقیناً اسی مقتول لڑکی کے ہی تھے۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ مجھے سازش کے تحت قتل جیسے سنگین جرم میں پھنسانے کی کوشش کی ہے، مگر بوڑھے کا میں نے کیا بگاڑا تھا؟ میرے ذہن میں یہی سوال گردش کر رہا تھا، مگر یہ سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ میری بہتری اسی میں تھی کہ میں جلد سے جلد اس منحوس مکان سے نکل جاتا۔ یہ سوچتے میں کمرے سے نکل کر دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ ڈور بیل بجنے لگی اور ساتھ ہی للکارتی ہوئی گرجدار آواز سنائی تھی، تم پولیس کے گھیرے میں ہو، تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ خود کو قانون کے حوالے کر دو۔ میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفلوج ہو چکی تھی اور کن پٹیاں سائیں سائیں کر رہی تھی اور دل اس تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ گویا ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ اس گھر کے ایک کمرے میں نوجوان لڑکی کی لاش موجود تھی جسے قتل کرنے سے پہلے بے آبرو کیا گیا تھا۔ خود میرے لباس پر مقتولہ کے خون کے دھبے مجھے قانون کی نگاہوں میں قاتل ثابت کرنے کے لیے کافی تھے۔ مجھے عالم تصور میں پھانسی کا پھندا اپنے گلے میں دکھائی دینے لگا تھا۔ ڈور بیل کے ساتھ ساتھ اب دروازے پر ضربیں پڑنے لگی تھی۔ پولیس اہلکار دروازہ توڑنے کی کوشش کے ساتھ ساتھ گندی گالیاں بھی بک رہے تھے۔ میں دوڑتا ہوا دوبارہ کمرے میں پہنچا اور لڑکی کی لاش پھلانگ کر عقبی سمت کھلنے والے دروازے سے مکان کی عقبی سمت پہنچا۔ خوش قسمتی سے یہاں دیوار پر حفاظتی گرل موجود نہ تھی، مگر دیوار کافی اونچی تھی۔ اس کا حل بھی مجھے نظر آ ہی گیا تھا۔ قریب ہی ایک واشنگ مشین رکھی تھی جسے میں نے گھسیٹ کر دیوار کے قریب کیا۔ واشنگ مشین پر چڑھا اور پنجوں کے بل اچھل کر دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف لٹک کر کود گیا۔ اسی دوران دروازہ توڑنے کی زوردار آواز سنائی تھی۔ میں اندھا دھند بھاگتا ہوا مختلف گلیوں سے ہوتا سڑک پر پہنچا۔ میری قسمت اچھی تھی جو بجلی کمپنی کی مہربانی سے سڑک اور گلیاں تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، ورنہ میرے لباس پر موجود خون کے دھبوں کی وجہ سے مصیبت میں پھنس سکتا تھا۔ میں رکشے پر اپنے علاقے میں پہنچا تو رات کے 9 بج چکے تھے۔ یہاں بھی لوڈ شیڈنگ کی بدولت اندھیرے کا راج تھا اور یہی میرے حق میں بہتر ثابت ہوا۔ اس کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا جب گلی کی نکڑ پر مجھے میرا دوست تنویر ملا۔ تنویر بھی اسی محلے کا رہائشی تھا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی تنویر نے میری کلائی تھام لی اور ایک طرف لے گیا۔ بابر، تم نے یہ کیا کیا؟ اس لڑکی کا قتل کیوں کیا؟ ابھی کچھ دیر پہلے پولیس تمہارے گھر پر چھاپا مار کر جا چکی ہے اور ابھی 2 سادہ لباس اہلکار تمہارے گھر کے ارد گرد منڈلا رہے ہیں۔ میں نے حیرانگی بھری نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، میں نے کوئی قتل نہیں کیا، تو پھر تمہاری موٹر سائیکل مقتولہ کے دروازے کے باہر کیوں موجود تھی؟ اور پھر تمہارے لباس پر بھی خون کے دھبے موجود ہیں۔ اس نے میرے لباس پر نظر پڑتے ہی درشت لہجے میں کہا، تنویر، یقین جانو، اللہ کی قسم میں نے اس لڑکی کا قتل نہیں کیا۔ یہ بتانے کا اب وقت نہیں کہ وہاں کیا ہوا، میں نے افسردہ لہجے میں کہا اور جانے کے لیے واپس مڑا۔ ٹھہرو، کہاں جا رہے ہو؟ تنویر نے مجھ سے پوچھا۔ جہاں حالات اور تقدیر لے جائے، اب میرا یہاں رکنا خطرے سے خالی نہیں۔ تنویر نے اسباد میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں تمہاری یہ بات تو درست ہے، مگر پہلے ان خون آلودہ کپڑوں سے نجات حاصل کر لو، یہ نہ ہو کہ کسی مشکل میں پھنس جاؤ۔ آؤ میرے ساتھ، ویسے بھی گھر پر اس وقت کوئی نہیں ہے، سب فواد انکل کے گھر دعوت پر گئے ہیں۔ تنویر کا گھر قریب ہی تھا۔ میں نے تنویر کے کپڑے پہنے، اس کا مفرل چہرے پر لپیٹا۔ اس دوران میں اسے مختصر الفاظ میں بتا چکا تھا کہ مجھ پر کیا گزری۔ میرا ارادہ اب یہ شہر چھوڑنے کا تھا۔ میں تنویر کو الوداع کہہ کر وہاں سے نکل گیا۔ خوش قسمتی سے مجھے لاری اڈے سے نکلنے والی
आखिरी बस में सीट मिल गई थी। गाड़ी अभी कुछ ही दूर ही गई थी कि रुक गई। मैंने खिड़की से झांका, सड़क पर गाड़ियों की एक तवील कतार मौजूद थी। काफी दूर आगे पुलिस एहलकार गाड़ियां चेक कर रहे थे। क्या मुसीबत है, देखो तो सही क्या चक्कर है। ड्राइवर ने झंझलाकर कंडक्टर से कहा तो वो बस से उतर गया। इसकी वापसी 5 या 10 मिनट में हुई। उस्ताद, पुलिस किसी कातिल की तलाश में है। कंडक्टर के अल्फाज ने मेरे जिस्म में सर्दी की लहर दौड़ा दी। गोया पूरे शहर में मुझे तलाश किया जा रहा था। 1-2 मुसाफिर जब टहलने के लिए बस से उतरे तो मैं भी खामोशी से उतर गया और गाड़ियों की कतार से कदरे हटकर सड़क की दूसरी तरफ मैदान में चलता हुआ काफी लंबा चक्कर काटकर पुलिस नाके से काफी दूर जाकर दोबारा सड़क पर जा पहुंचा। इस वक्त तो मैं पुलिस से बच निकला था, मगर अब नई परेशानी लाहक हो गई थी। मैं बस या ट्रेन पर सफर नहीं कर सकता था, कहीं न कहीं चेकिंग के दौरान पकड़ा जाता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कहां जाऊं। चलते चलते टांगे शल हो चुकी थी और रात भी काफी हो चुकी थी और फिर भूख से भी बुरा हाल था। आखिर थका हार कर सुस्ताने के लिए सड़क से कदरे हटकर बैठ गया। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि मुखालिफ सिमत से आने वाला एक लोडिंग ट्रक कुछ फासले पर रुका। ड्राइविंग साइड का दरवाजा खुला और एक दराज कद शख्स उतरकर सड़क के किनारे वाक़या दरख्तों के झुंड में जा घुसा। ये मेरे लिए सुनहरी मौका था। मैं बिल्ली सी चाल चलता हुआ अकब से लोडिंग ट्रक पर जा चढ़ा। लोडिंग ट्रक सामान से भरा हुआ था। सामान के बीच 2 फुट का खला था। मैं खला में आगे बढ़ा और एक तरफ टेक लगाकर बैठ गया। बामुश्किल एक बंदे के बैठने की जगह थी। फिर कुछ देर बाद लोडिंग ट्रक चल पड़ा। किसी ने सच ही कहा है कि नींद सूली पर भी आ जाती है, और मैं तो वैसे भी पिछले कई घंटों से भूखा प्यासा पुलिस से बचने के लिए भाग रहा था। थकन और नकाहत के बाइस बैठे बैठे सो गया। आंख खुली तो लोडिंग ट्रक रुका हुआ था। मैं खला से होता हुआ बाहर निकला और लोडिंग ट्रक से उतरने से पहले इधर उधर झांका। सड़क पर किसी को ना पाकर इत्मीनान से उतरा और लोडिंग ट्रक से कदरे फासले पर चला गया। उसी वक्त दरख्तों के एक झुंड से राफा हादसे से फारग होने के बाद ड्राइवर नमूदार हुआ और लोडिंग ट्रक पर सवार होकर तेज रफ्तारी से रवाना हो गया। ये कोई बुलंद व बाला सर सब्ज पहाड़ी इलाका था। सड़क के साथ ही एक कच्चा रास्ता था। मैं इस पर चलते हुए काफी आगे निकल गया। सुबह हो चुकी थी, मगर मेरे लिए हैरत की बात यह थी कि इस पहाड़ी इलाके में अब तक मुझे कोई फर्द ना दिखाई दिया था। माहौल पर अजीब सा सुकूत छाया हुआ था। दरख्तों से भरी वादी पुर असरार सी लग रही थी। अब तो मुझे भी डर लगने लगा था कि ना जाने ये कौन सी जगह है। जंगल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं चंद कदम मजीद आगे बढ़ा था कि एक बारीक सी मर्दाना आवाज सुनाई दी, आगे मत बढ़ो, खुदा के लिए वापस लौट जाओ। आवाज में अजीब सी वहशत और उदासी थी। मैं रुक गया और मुखातब को तलाश करने लगा। इधर उधर निगाहें दौड़ाने के बाद भी कोई जी नफ्स दिखाई ना दिया तो मेरी हैरत 2 चंद हो गई। ये किसकी आवाज थी? कोई जिन भूत तो नहीं? इस ख्याल ने मुझे मजीद सहमा दिया। कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आते? मैंने चिल्लाते हुए पूछा। मैं तुम्हारे करीब ही हूँ। एक बार फिर वही बारीक सी आवाज सुनाई दी। आवाज करीब ही कहीं से आ रही थी, मगर बोलने वाला मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ कहाँ हो तुम और मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? मैंने हैरत भरे अंदाज में पूछा। अपने कदमों के करीब देखो। वही आवाज दोबारा गूंजी। मैंने गौर से अपने कदमों के करीब देखा तो हैरत से उछल पड़ा। वो 4 या 5 इंच का बौना था जो मेरे पांव के कुछ फासले पर सर उठाए मुझे देख रहा था। किसी बौने को जिंदगी में देखने का मेरे लिए ये पहला इत्तेफाक था। मैं हैरत से इस बौने को देखते हुए इसके करीब बैठ गया। कौन हो तुम और मुझे आगे जाने से क्यों रोक रहे हो? इससे पहले कि बौना कोई जवाब देता, दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। बौना खौफजदा होकर चीखा और एक तरफ झाड़ियों के झुंड में जा घुसा। बौने का यूं अचानक दिखाई देना
और फिर मुझे आगे ना जाने का मशवरा देना और फिर कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनकर खौफजदा होकर भाग जाना मुझे अनजाने खदशात और वसवासों में मुब्तला कर रहा था। सोचने लगा जरूर यहाँ कोई खतरा है। डर और खौफ के मारे रास्ता बदलकर मुखालिफ सिमत चलने लगा। जब काफी देर चलने के बाद भी मुझे सड़क ना दिखाई दी तो मैं ठिठक कर रुक गया। कहीं मैं भटक तो नहीं गया, ये ख्याल ही मेरे लिए खौफनाक था। मैं कुछ देर वहां खड़ा रहने के बाद आगे बढ़ा तो एक दूसरा रास्ता दिखाई दिया। यहाँ सेब के दरख्तों की तादाद थी। चंद सेब खाने के बाद मैं वहां से चल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद दूर से एक इमारत दिखाई दी। ये चारों तरफ से दरख्तों में घिरी लाल रंग की हवेली थी। हवेली के दरवाजे पर खड़े होकर मैं काफी देर तक दस्तक देता रहा, आवाजें भी लगाई। जवाबी रद्दे अमल ना पाकर मैंने चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद दरवाजा धकेला तो दरवाजा खुलता चला गया। सहन में जार जनकार की बहुत ज्यादा तादाद थी। यूं लगता था कि जैसे ये हवेली बरसों से वीरान हो। बरामदे की सीढ़ियां चढ़कर इमारत में दाखिल होते ही मेरे इस ख्याल की तस्दीक भी हो गई। हवेली के दरो दीवार जालों और गर्दे और गुबार से भरे हुए थे। मुझे इस वादी में पैदल चलते हुए कई घंटे हो चुके थे, मगर कहीं इंसानी आबादी नहीं दिखाई दे रही थी। यही बात मुझे खौफजदा कर रही थी। मैंने मजीद वहां रहना मुनासिब ना समझा और उल्टे कदमों हवेली से वापस बाहर निकल आया। इस वक्त मैं घने दरख्तों के झुंड से गुजर रहा था जब मेरी निगाह एक 55-60 साल बुजुर्ग शख्स पर पड़ी। नूरानी चेहरा और दूध की तरह सफेद दाढ़ी इनके पुरकश चेहरे पर बहुत बली लग रही थी। वो मेरी ही तरफ देख रहे थे। इस वहशतज़दा वादी में किसी इंसान को देखकर मैंने इत्मीनान का सांस लिया कि चलो यहाँ कोई तो इंसान दिखाई दिया। मैंने इनके करीब पहुंचकर अदब से सलाम किया और पूछा, बाबा ये कौन सी जगह है? और फिर यहाँ आपके अलावा मुझे अब तक कोई इंसान भी नहीं दिखाई दिया और वो लाल रंग की हवेली भी वीरान पड़ी है। क्या यहाँ कोई इंसानी बस्ती नहीं? मैं एक साथ एक ही सांस में कई सवाल पूछ बैठा। वो खोए खोए से अंदाज में बोले, बस करीब ही तो है, आओ तुम्हें ले चलूं। मैं इनके साथ चल पड़ा। कुछ ही देर में हम एक चश्मे तक जा पहुंचे जो अबशार की सूरत में पहाड़ की बुलंदी से बहता हुआ नीचे आ रहा था। दो लड़कियां घड़ों में पानी भर रही थी। बाबा मुझे शिद्दत से प्यास लगी है, चले पानी पी ले। मैंने प्यास की शिद्दत से सूखे लबों पर जुबान फेरते हुए कहा, मैं यहीं ठहरता हूँ, तुम पानी पीकर आ जाओ। इन्होंने कहा और एक चट्टानुमा पत्थर पर बैठ के लड़कियां पानी भरते हुए हमारी ही तरफ देख रही थी। मेरे चश्मे पर पहुंचते ही लड़कियों ने हिरनी की तरह निगाहें उठाई और मुस्कुरा दी। इनमें से एक ने मुस्कुराते हुए दूसरी से सरगोशी में कुछ कहा तो वो खिलखिलाकर हंसती। इनकी मुस्कुराहट और खुसर फुसर से मैं उलझन में मुब्तला होने लगा। मैंने खनकार कर इन्हें मुतवज्जा करने की कोशिश की। लड़कियों ने दोबारा निगाहें उठाकर मुझे देखा। इनमें से एक जो कम उम्र और शौक व चंचल मालूम होती थी, वह हल्के से अंदाज में मुस्कुराई। जी फरमाइए, मुझे प्यास लग रही है। मैंने इस हुस्न की मलका को ही मुखातिब किया। इसने इस बार तबस्सुम के साथ सर को हल्की सी जुम्बश दी। तो पी लीजिए ना, हमने रोका थोड़ी है। मगर कैसे? मैं गड़बड़ा सा गया। इस बार वो लड़की मेरी मुश्किल समझ गई। इसने मुझे दोनों हाथों से चुल्लू बनाने का इशारा किया और अपने घड़े की तरफ बढ़ी। इसके घड़े से पानी पीते हुए मुझे समझ नहीं आ रही थी कि चश्मे का पानी इतना शीरी है या घड़े वाली के जादू असर हाथों का कमाल है। मुझे पानी पिलाने के बाद लड़की ने पूछा, आप यहाँ के तो नहीं लगते, किसी के घर आए हैं क्या? मेरा नाम बाबर समान है, दारुल हुकूमत का रिहायशी हूँ। बस यूं समझ लो कि हादसाती तौर पर इस वादी में आ पहुंचा हूँ, मगर यहाँ की वीरानी और सन्नाटे को देखकर घबरा गया। ना कोई इंसान, ना ही कोई फर्द बशर। वो तो शुक्र है कि रास्ते में वो बाबा जी मिल गए। मैंने मुड़कर चट्टान की तरफ इशारा करते हुए कहा, कौन बाबा जी? लड़की ने मुझे हैरत से देखा। वो चट्टानुमा पत्थर जिस पर कुछ देर पहले वो बाबा जी बैठे हुए थे, इस वक्त वहां कोई नहीं था, बल्कि दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था।
अरे अभी तो वो वही थे, यहाँ आने से पहले मैं इन्हीं से बातें कर रहा था। दोनों लड़कियों ने कुछ ऐसी निगाहों से मुझे देखा जैसे इन्हें मेरी ज़हनी हालत पर शक सा होने लगा हो। बाबूजी, जब तुम उस चट्टान पर पहुंचे तो तुम अकेले ही थे और अपने आप से बातें कर रहे थे। वही लड़की एक बार फिर हंसते हुए बोली तो जैसे मैं चकरा कर रह गया। यकीन जानो कुछ देर पहले वो वही थे। मैंने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, चलो सैमा, हमें यहाँ आए हुए काफी देर हो गई है। वैसे भी लगता है बाबूजी किसके हुए हैं। दूसरी ने कहा और वो अपना गड़ा उठाकर वहां से चलती बनी। इनके जाने के बाद मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा। मेरे ख्याल में शायद बाबा राफे हाजत के लिए गए होंगे। जब कुछ देर तक वहां ना आए तो मैं उसी रास्ते पर चल दिया जिस पर लड़कियां गई थी। सामने ही चंद दुकानें थी। कच्ची सड़क पर भी इक्का दुक्का अफराद चल रहे थे। मुझसे चंद कदम आगे एक बूढ़ा शख्स लाठी टेकता हुआ जा रहा था कि अचानक चलते चलते रास्ते में बड़े से पत्थर से ठोकर लगने के बाइस गिर गया। मैंने आगे बढ़कर सहारा देकर बूढ़े को उठाया। जीते रहो बेटा। बूढ़े ने मुझे दुआ दी और लाठी के सहारे आगे बढ़ना चाहा तो करहाकर रह गया। मैंने आगे बढ़कर सहारा दिया। लगता है पाँव में मोच आ गई है। चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। बूढ़ा असबाद में सर हिलाते हुए मेरे सहारे आगे बढ़ने लगा। कच्चे मकानात पर मुश्तमिल वो बस्ती बाजार से ज्यादा दूर न थी। बूढ़े की दस्तक पर दरवाजा खुला तो जैसे चांद तलू हो गया। मैं खामोशी से इसे देखने लगा। खुद उस अफसरा की आंखों में भी हैरत थी। सैमा बेटा, इन्हें अंदर आने के लिए रास्ता दोगी क्या? बूढ़े शख्स ने हंसते हुए कहा तो वो पीछे हट गई। मैं बूढ़े को सहारा देकर सेहन में बिछी चारपाई तक लाया। बूढ़े को चारपाई पर बिठाकर मैं दरवाजे की तरफ पलटा ही था कि इसने पीछे से आवाज लगाई, कहाँ चल दिए, इधर मेरे पास बैठो। मैं सादतमंदी से एक तरफ होकर बैठ गया। बाबा, पाँव में क्या हुआ? सैमा ने फिक्रमंदी से पूछा। कुछ नहीं, तुम अंदर से लुकमानी मरहम ले आओ। जरा सी मोच आई है, इससे आराम आ जाएगा। सैमा मरहम लाई और हस्बे हदायत बूढ़े के पांव पर मलने लगी। तुम परदेसी लगते हो, क्या किसी के घर आए हो? बूढ़े शख्स ने पूछा। बस यूं समझ लें कि भटक कर यहाँ आ पहुंचा हूँ, या फिर शायद मेरी तकदीर मुझे यहाँ ले आई है। मैंने अफसुर्दा लहजे में जवाब दिया। क्या मतलब? बूढ़े शख्स ने हैरत ज़दा लहजे में पूछा। इससे पहले कि मैं जवाब देता, सैमा शरारती लहजे में बोली, दरअसल बाबूजी थोड़ा सा किसके हुए हैं। इसने कुछ ऐसे अंदाज में कहा कि बावजूद ज़बत के मुझे हंसी आ गई। बूढ़े शख्स ने इसे खफगी से घूरा। मेहमान से मजाक नहीं करते। अच्छा नौजवान, अब तुम बताओ यहाँ कैसे आए हो? वो दोबारा मुझसे मुखातब हुए। सैमा इनके पांव पर मरहम मल चुकी थी। मेरी कहानी सुनने के दौरान बूढ़े शख्स ने इसे चाय बनाने का कहा, मगर वो मेरी कहानी सुनने तक वहां से उठी नहीं। जब तक हालात बेहतर नहीं होते तुम यहीं रहो। बूढ़े शख्स ने कुछ सोच विचार के बाद कहा, जंगल के करीब लाल रंग की वो वीरान हवेली किसकी है? ऐसा लगता है जैसे बरसों से वहां रहता ही कोई नहीं। मैंने बिल आखिर बूढ़े शख्स से अपने जहन में मचलता सवाल पूछ ही लिया। वो मेरा सवाल सुनकर अफसुर्दा सा नजर आने लगा था। बाबर बेटा, मैं भी इसी हवेली का एक मुकीम था। मोहम्मद लुकमान और पेशे के लिहाज से हकीम हूँ। यहाँ के लोग मुझे हकीम लुकमान के लक़ब से पुकारते हैं। मुराद नगर के बासी अपने आप में मगर रहने वाले, मेहनती और जफाकश इंसान थे और एक दूसरे के दुख सुख में काम आते थे। वहाँ की तकरीबन तमाम ज़मीन व जायदाद सरदार मुराद खान की मलकियत थी, जो एक नेक दिल और खुदा दर्श इंसान था और हर एक के दुख सुख में काम आना अपना फर्ज समझता था। इसी वजह से लोग इसे चाहने लगे थे। शायद इसी चाहत का असर था कि वहाँ के लोगों ने सदियों पुरानी वादी सागरी का नाम तब्दील करके मुराद नगर रख लिया था। मुराद खान ने अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में अपनी जमीन व जायदाद अपने दोनों बेटों कमाल खान और जलाल खान में इंसाफ तरीके से तकसीम कर दी। बड़ा बेटा कमाल खान आदत में मुराद खान की तरह था।
جبکہ جلال خان اس کے برعکس لاپرواہ اور بد مزاج تھا۔ اسے آباؤ اجداد کی زمین میں جائیداد سے کوئی خاص لگاؤ نہ تھا۔ باپ کے مرتے ہی جلال خان نے اپنے حصے کی زمین میں جائیداد کو فروخت کرنے کا ارادہ ظاہر کیا، اور اسی سلسلے میں مراد نگر کے ایک پیسے والے زمیندار اکبر سے سودے بازی بھی کی۔ پہلے تو کمال خان نے بھائی کو بہت سمجھایا کہ زمین مت بیچو، مگر وہ نہیں مانا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ باپ دادا کی طرح اس پرانی وادی میں اپنی زندگی نہیں برباد کرنا چاہتا۔ جب جلال خان اپنے ارادے سے باز نہیں آیا تو کمال خان نے دارا اکبر کی لگائی ہوئی قیمت سے زیادہ رقم ادا کر کے بھائی سے وہ زمین خرید لی۔ جلال خان مراد نگر سے چلا گیا، پھر سننے میں آیا کہ وہ ملک سے باہر چلا گیا ہے۔ اسی دوران کمال خان کی شادی ہو گئی۔ اس کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ برسوں بعد جلال خان اچانک واپس لوٹ آیا۔ زمین جائیداد فروخت کرنے کے بعد وہ مختلف ممالک میں گھومتا ہوا افریقہ جا نکلا تھا۔ وہی شادی کی اور وہی رہنے لگا۔ وہ برسوں بعد بھائی سے ملنے آیا تھا اور بڑا خوش دکھائی دے رہا تھا۔ سوٹ بوٹ میں ملبوس لاکھوں ڈالرز بھائی کو دکھاتے ہوئے وہ بڑا اترا رہا تھا۔ اس نے کمال خان سے بھی کہا کہ اس ملک میں کیا رکھا ہے، وہ اس کے ساتھ چلے، پھر دیکھیے اس کی زندگی کیسے بدلتی ہے۔ کمال خان کو اس کی یہ بات بہت بری لگی، مگر بھائی کے سامنے خاموش رہا۔ اس کی اولاد جوان ہو چکی تھی۔ بھتیجوں نے برا مناتے ہوئے جلال خان کو ٹوک دیا۔ جلال خان نہ جانے کس مقصد سے آیا تھا۔ کمال خان اسے اپنے ساتھ ہی ٹھہرانے کو باضد تھا، مگر جلال خان نے جنگل کے قریب واقع اپنی آبائی لال حویلی میں رہنے کی خواہش ظاہر کی۔ کمال خان کو بھلا کیا اعتراض تھا؟ اور پھر جلال خان چند دنوں کے لیے ہی تو آیا تھا۔ پرسکون مراد نگر میں تہلکہ اس روز مچا جب ایک غریب کسان کی 12 سالہ بیٹی اچانک گھر سے غائب ہو گئی۔ دوسرے روز لڑکی کی لاش اس حالت میں جنگل سے ملی کہ صرف ڈر تھا، سر غائب تھا، اور ڈر بھی اس حالت میں تھا کہ جگہ جگہ سے جیسے جنگلی درندوں نے گوشت نوچ کھایا ہو۔ اس سے پہلے مراد نگر میں کبھی ایسا حادثہ پیش نہیں آیا تھا۔ اگلے چند روز بعد مراد نگر سے ایک دوسری لڑکی غائب ہو گئی۔ دوسرے روز اس کی لاش بھی اسی حالت میں جنگل سے ملی۔ مراد نگر کی عورتوں نے ڈر کے مارے گھروں سے نکلنا بند کر دیا۔ سردار کمال خان کے حکم پر اس کے کرندے رات اور رات دن کو بھی پہرا دینے لگے کہ مراد نگر کے جنگل میں ایسا کون سا درندہ آ گیا ہے، اور پھر لڑکیوں کا سر ڈر سے الگ کرنے کی بھلا کسی درندے کو کیا ضرورت تھی۔ اور پھر ایک روز ایک غریب کسان کی بیٹی پانی بھرنے چشمے پر گئی اور وہاں سے غائب ہو گئی، مگر اس بار اس درندے کی بد قسمتی کہ ایک چراہا ٹھیک اسی وقت اس جگہ بکریاں چرا رہا تھا جب وہ درندہ لڑکی کو کندھے پر اٹھائے لال حویلی میں داخل ہو رہا تھا۔ یہ درندہ کوئی اور نہیں بلکہ جلال خان تھا۔ چراغے نے بھاگ کر گاؤں والوں کو اطلاع دی، جو لال حویلی پر چڑھ دوڑے۔ خود کمال خان بھی خبر ملتے لال حویلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ جلال خان نے حویلی کے گرد مراد نگر کے باسیوں کا گھیرا دیکھ کر حویلی کے دروازے اندر سے بند کر دیے۔ لوگ غصے سے پاگل ہو رہے تھے۔ حویلی کا دروازہ توڑ کر جلال خان کو پکڑ لیا گیا، مگر وہ شیطان لڑکی کو حوث کا نشانہ بنانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ لڑکی کی زندگی تو گاؤں والوں کی مداخلت سے بچ گئی، مگر بعد میں لڑکی نے خودکشی کر لی۔ سردار کمال خان نے پنچایت میں بائی کو موت کی سزا سنا دی۔ اس روز اسے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا کہ صبح اسے موت کے گھاٹ اتارا جائے گا۔ آدھی رات کے قریب جلال خان نہ جانے کیسے بھاگ نکلا۔ مکان کے گرد پہرا دینے والے دونوں پہرے داروں کے سینوں میں خنجر پیوست تھے۔ جلال خان کی بد قسمتی کہ جب وہ پہرے داروں کو قتل کر کے بھاگنے لگا، مراد نگر کا ایک باسی اپنے کھیتوں کو پانی لگانے نکلا اور اسے دیکھ کر شور مچا دیا۔ اس کے شور پر ارد گرد کے گھروں کے لوگ گھروں سے نکل آئے اور جلال خان کو گھیرے میں لے لیا۔ اس بار سردار کمال خان کے پہنچنے سے پہلے مراد نگر کے باسی غصے اور اشتعال میں جلال خان کو لاتوں گوسوں اور لاٹھیوں سے موت کے گھاٹ اتار چکے تھے۔
جلال خان کی لاش کو خود سردار کمال خان نے دفنایا کہ وہ جیسا بھی تھا اس کا بھائی تھا۔ یہ اور بات ہے کہ جلال خان کے جنازے میں مراد نگر کے کسی باسی نے شرکت نہ کی۔ 5 سال گزر کے تو معزز ناظرین اس کہانی کا بقیہ حصہ دیکھنے کے لیے پارٹ 2 کا وزٹ کریں۔ اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ دعا وائس کو دے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ پارٹ 2 کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔